आपको पता है सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है? अगर मेरे शरीर को, ऐसा करना तो मत, लेकिन अगर मेरे शरीर को आप बीच से भागाकार करेंगे, ठीक है, आप आधा कर देंगे यहां से, है ना, कहीं से ऐसे कट कर देंगे पूरा, तो आपको एकदम सिमेट्रिकल मेरा बॉडी पूरा मिलेगा, ठीक है। एक हाथ यहाँ है, एक हाथ यहाँ है, एक पैर यहाँ है, एक पैर यहाँ है, एक आंख इधर, एक आंख इधर, है ना। तो इस तरीके से सिमेट्रिकल मेरा बॉडी है अगर आप बीच से ऐसे कट करते हैं तो। मतलब अगर आप बीच से एक प्लेन पास करते हैं तो मेरी बॉडी आपको दोनों तरफ से एकदम सिमेट्रिकल नजर आएगी। ऐसा करना मत, ठीक है। तो इमेजिन करके तो देख ही सकते हो, तो इमेजिन करके देखो, तो हाफ यहां पर हो जाएगी पूरी एग्जैक्टली। कब? जब एक प्लेन यहां से पास होगा तब। और इस प्लेन को हम केमिस्ट्री में कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये प्लेन हम मॉलिक्यूल से पास करते हैं, कुछ इस तरीके से पास करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है ये आधा, है ना, आधा हो जाए और दोनों जो आधे आधे पार्ट्स हैं ये सेम हो गए, तभी आप कहेंगे कि भैया यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अगर नहीं हो रहे हैं, सेम पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे पास नहीं हो सकती, ठीक है। चलो अब उसी को देख रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स होते हैं सिमेट्री के, जैसे मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बताया, वैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ठीक है। ऐसे कई तमाम चीजें हैं, वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इन्हें कुल मिला के हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये जो अलग अलग है, एक्सिस, प्लेन, ये सारी चीजें, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं। आइए पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। क्या होता है भाई एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर टूल्स टू डिसाइड वेदर अ कंपाउंड इज ईदर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इससे हम क्या जज करते हैं? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है, इससे हम जज करते हैं कि आपका गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं। अब जाहिर सी बात है, ऐसा हर बार तो होगा नहीं कि हम लोग एग्जाम में बैठे और फिर बाद में वो पोलैरिमीटर लेके एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि वो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्या नहीं कर सकते बार बार। तो उसके कुछ आसान तरीके हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ओके, अब देखो, सबसे पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ प्लेन विच डिवाइड्स, ध्यान से सुनना है एकदम। अच्छा पहले एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद शायद आपको बढ़िया तरीके से वो समझ में आए चीजें। तो CH3 यहां पर लिख रहा हूं मैं, इधर ले रहा हूं एक ब्रोमीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे इसे एक्सटेंड कर रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं ब्रोमीन, और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे CH3। अब ध्यान से देखना है मैं क्या करने वाला हूं। मैं यहां पर एक प्लेन पास कर रहा हूं, मैंने एक प्लेन पास किया, ठीक है, एक ऐसा स्लैब वो मैंने ऐसे पास कर दिया यहां से, यहां देख रहे हैं आप। तो ब्रोमीन को ब्रोमीन दिख रहा है, CH3 को CH3, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, इक्वल हिस्से यहां पे हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया यहां पर जो प्लेन है वो पॉसिबल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। अब ये एग्जाम्पल से ये जो पंक्तियां यहां पर लिखी है इन्हें देखें, जज करें। अब प्लेन, इस रेड प्लेन की बात हो रही है। अ प्लेन विच डिवाइड्स अ मॉलिक्यूल इनटू हाफ्स, दो आधे आधे हिस्से हो गए, विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो कि अब एक दूसरे के मिरर इमेज नजर आएंगे, इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इफ अ कंपाउंड हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यदि किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इट विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। बात समझ में आ रही? अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सुन लो ध्यान से, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपके मॉलिक्यूल में तो आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्लियर बात है? ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जाहिर सी बात है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। अब देखो आगे, दो इट हैज कायरल सेंटर्स, उसके पास कायरल सेंटर होने के बावजूद वो यहां पर एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे, राइट। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की उसके बाद वो मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यदि मिरर इमेजेस हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर उसमें कायरल सेंटर्स हैं तो भी केस वही होगा, कायरल सेंटर से कुछ बदलने वाला नहीं है। बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पेंसेशन, अंदर का कुछ मामला है ये,
ठीक है, अंदर का कुछ मामला है, मतलब वही रोटेशन वगैरह होता है। तो उस कारण यहां पर अगर आप किसी मॉलिक्यूल को भागाकार करते हैं और यदि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद आपका मॉलिक्यूल मिरर इमेज बन जाता है, एक दूसरे के जो दो हाफ्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन जाते हैं, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, 4 बार बोल दिया है, बिल्कुल भी गलती मत करके आना। ठीक है, देखो अब आगे देखो, कंपाउंड्स हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री नोन एज मीजो कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड्स है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो जाती है, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड्स कहते हैं, मीजो। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड्स कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग यहां पर ले लेते हैं भाई। देखो यहां पर है CH3, यहां पर मैंने लगा दिया है इधर एक और CH3, यहां पे हाइड्रोजन, अच्छा CH3 की जगह कुछ और लगाते हैं भाई, यहां पे OH लगाया, उसके बाद इसे एक्सटेंड कर दिया, यहां पर मैंने एक CH3 लगाया, यहां पर मैंने लगा दिया एक OH, और इधर मैंने लगाया एक हाइड्रोजन, और यहां पे OH, इधर CH3। अब आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि यहां से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री आखिर कहां से पास करेंगे? तो आप मॉलिक्यूल को बीच में से कट करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप यहां पर से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर दे, नहीं भैया ऐसा मत कर देना, आपको मॉलिक्यूल को बीच में से कट करना है, 2 हाफ्स, इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसे कट? हम लोग यहां से कट कर देंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि इन OH और CH3 का क्या? कुछ नहीं, भूल जाओ, टेंशन नहीं, ये प्लेन में से कट गए। ठीक है, इनका यहां पे कट गया, तो कट जैसे ही ये गए, अब इनका कोई लेना देना नहीं। अब आप देखो, क्या OH को OH दिख रहा है? हाँ। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है? हाँ। CH3 को CH3 दिख रहा है? हाँ। तो क्या ये मिरर इमेजेस है? हाँ। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ये मिरर इमेजेस हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। क्या ये मीजो कंपाउंड है? मैं बोलूंगा हां। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, हां नहीं हां नहीं हां नहीं। मैं एक और बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे और यदि पास करने के बाद जो 2 हिस्सों में आपका मॉलिक्यूल कटा है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस यदि दिखते हैं, मिरर इमेजेस यदि दिखते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक ये एक चीज है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यदि यहां पर इसने काट दिया और मिरर इमेजेस दिख रहे हैं, तो ये है अपने मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड ये भी है, मीजो कंपाउंड ये भी है। क्लियर बात है? क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ हो अगर दिक्कत समस्या तो वो हल हो जानी चाहिए। यहां पर बोलो यस। ठीक है, अब यहां पर ले लेते हैं हम लोग NH2, यहां पे ले रहे हैं OH, यहां पे ले रहे हैं दोनों जगह हाइड्रोजन, और यहां पर ले रहे हैं हम लोग NH2, और यहां पे है OH। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम पास करेंगे यहां से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पास की, NH2 को NH2 दिखा, OH को OH दिखा, हाँ। CH3 को CH3 दिखा, हाँ। क्या ये मिरर इमेजेस है? हाँ। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं। क्या ये मीजो कंपाउंड है? जी हां, मीजो कंपाउंड है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इक्वली हाफ कट कर रहे हैं, मिरर इमेजेस दे रहे हैं कट होने के बाद, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और मीजो कंपाउंड्स है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात अगर आपके छोटे से खोपड़िया में घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या कुछ कंपाउंड जो मैं आपको अभी यहां पर दे रहा हूं ये मीजो कंपाउंड्स है या फिर नहीं। ठीक है, हम यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे और बताएंगे कि क्या ये मीजो कंपाउंड है या फिर नहीं। मीजो कंपाउंड अगर है तो वो कैसे जज करते हैं हम लोग? वहां पर जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग पास करेंगे मॉलिक्यूल से तो मिरर इमेजेस बनने चाहिए, और यदि मिरर इमेजेस बन जाते हैं तो वो मीजो कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर बात है? ओके, अब मिरर इमेज हम लोग पास करते हैं, क्या मैं इक्वली इसे कहां से, यहां से डिवाइड कर सकता हूं कि बोलो? नहीं कर सकता। क्या मैं यहां से डिवाइड कर सकता हूं? जी हां कर सकता हूं। तो आइए हम इसे डिवाइड कर देते हैं
बाय एन इमेजिनरी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मैं इसे यहां से डिवाइड कर रहा हूं इतना। मुझे बताइए क्या हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिख रहा है? जी हां दिख रहा है। क्या OH को OH दिख रहा है? जी हां दिख रहा है। कार्बन को कार्बन, बाकी सब बढ़िया। ये दोनों का कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इस कार्बन का, यहां पर तो कुछ है नहीं, इस कार्बन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो प्लेन में आ रहा है, प्लेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या ये कंपाउंड को हम लोग मीजो कह सकते हैं या फिर नहीं? ये कंपाउंड को हम लोग बिल्कुल मीजो कह सकते हैं। तो नंबर 1 कंपाउंड मीजो है। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहां से हम पास कर सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जैसे ही मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, ब्रोमीन को ब्रोमीन नजर आ रहा है, कार्बन को कार्बन नजर आ रहा है, बात एकदम साफ है। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन रहे हैं, भले ही ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, लेकिन ये मीजो कंपाउंड जरूर है। तो हम यहां लिख देंगे ये क्या है? मीजो कंपाउंड है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कंपाउंड को यदि मैं हाफ डिवाइड करता हूं, ठीक है, हाफ मैंने ऐसे डिवाइड किया, तो क्या CH3 को CH3 दिख रहा है? नहीं। क्या इस CH3 को CH3 दिख रहा है? नहीं। क्या कार्बन को कार्बन? जी हां, कार्बन को कार्बन जरूर दिख रहे हैं। तो क्या यह कंपाउंड मिरर इमेज है? आपको लग रहा होगा नहीं है, लेकिन यह है। यह मिरर इमेज बना सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद, और यह मीजो कंपाउंड भी है। कैसे? देखिए, अगर मैं इस तरीके से पास करूं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तब यह पॉसिबल है। कार्बन को कार्बन दिख रहा है? यस। ये दोनों को क्या हम कंसीडर कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लेन में आ गए, बात खत्म। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। यहां पे कट करने के बाद जो दो अलग अलग हिस्से बने, ये मिरर इमेजेस हैं। भले ही ये ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, लेकिन क्या ये मीजो कंपाउंड है? तो हम कहेंगे जी हां भैया, ये मीजो कंपाउंड है। सिमिलर यहां पर वही कंडीशन, ऐसे जैसे ही हम इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे कुछ इस तरीके से, तो यहां पर इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। भले ही ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस जरूर है, इसीलिए हम इसे मीजो कंपाउंड कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ यहां पर। अब चाहे आप इसे यहां से डिवाइड करें, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, CH3 को CH3 दिख रहा है, दोनों अबव द प्लेन है, वेरी नाइस। कार्बन को कार्बन, बाकी सब किस्सा एकदम बढ़िया, ठीक है। तो ये मिरर इमेजेस हैं। जी हां। क्या हम इस तरीके से पास करें तो भी हो सकता है? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और आप इस तरीके से पास करेंगे तो भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस जीवन में आसान। आसान नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए, यहां पर तीनों प्लेन्स में पास कर रहा हूं। चाहे आप कोई भी प्लेन बनाएं, आपको मिरर इमेजेस मिलेंगे। जो दो हिस्से वहां पर होंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद, तो आपको मिरर इमेजेस मिलेंगे। भले ही ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, लेकिन ये मीजो कंपाउंड जरूर है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया ये मीजो कंपाउंड है या फिर नहीं, 6th वाला। और ध्यान रहे, जब भी आप कमेंट्स में आंसर लिखते हैं तो वहां पे टाइम स्टैम्प जरूर डालें, ताकि मैं जाकर वो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख लूं कि कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं, और मैं आपको वहां पर बताऊं कि आप सही है या फिर नहीं, ठीक है। ये ध्यान रहे कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे रहे हैं तो आप वहां पे टाइम स्टैम्प जरूर डालें, ताकि मैं उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके देख लूं कि आप कौन से प्रश्न का जवाब वहां पर दे रहे हैं। वरना आप लोग सिर्फ जवाब दे देते हो और मैं फिर ढूंढता रह जाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछता हूं, राइट। तो इस तरीके से आपको यहां पर 6th वाले मॉलिक्यूल के बारे में बताना है कि क्या ये मीजो कंपाउंड है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर पा रहा है, और क्या ये क्या कहेंगे, क्या बचा, मीजो कंपाउंड है ना। सब हो गया, हाँ ठीक है। तो आप बता दीजिए ये 2-3 चीजें इसके बारे में होमवर्क में, और फटाफट इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग कैसे देखेंगे, आइए जाने। A molecule is said to have a center of symmetry if all straight lines that can be drawn through the center of the molecule meet identical atoms at the same distance from the center। ये कह रहे हैं कि यदि सेंटर में आप एक डॉट बना दे, एक पॉइंट बना दे, और वहां से Br तक, सेम यहां से Br तक और यहां से इस Br तक यदि आप लाइन ड्रॉ करें और वो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बात यहां पे एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगी कि आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है।
सिर्फ एक को नहीं, सारों को करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं करके कि क्या यहां पर लाइंस मीट हो रही है या फिर नहीं। सीधी सी बात है, आपको बस ये देखना है कि यदि ब्रोमीन से ब्रोमीन तक मैं ले जा रहा हूं, ओके, मैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पे कुछ ले जा रहा हूं, ओके, उसके बाद मैं क्लोरीन से क्लोरीन पे कुछ ले जा रहा हूं, उसके बाद मैं CH3 से, अच्छा ये कहां जा रहा है, तुम रुको भाई, तुम्हारा काम हो गया, हाँ तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद CH3 से CH3 तक, ये फिर आ गया, अरे तुम हट जाओ एक बार, हट गए। अब हम बना ले कुछ, CH3 से CH3 तक अगर आपकी लाइन चले जाए, ठीक है, और उसके बाद कुछ बचा है क्या, Cl हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ब्रोमीन हो गया, CH3 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके पास में यहां पर एक सेंटर बन चुका है, यहां से आप सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को देख लीजिए, सारे के सारे ग्रुप्स, नॉट मॉलिक्यूल्स, ग्रुप्स को देख लीजिए, इक्वल डिस्टेंस पे है, एक सेंटर यहां पे बन चुका है, और सारी की सारी यहां पर जो लाइंस हैं ये इस सेंटर से जा रही है, और सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को क्या कह सकते हैं, इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, देखो ये रहा आपका एक और एग्जांपल। चलिए लाइंस ड्रॉ करते हैं, OH से OH तक, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तक, ओके, उसके बाद CH3 से, अच्छा ये फिर आ गया, अरे प्रॉब्लम कहां है तुम्हारा, हटो इधर से, ये CH3 से CH3 तक, ठीक है। क्या कुछ बचा है, OH हो गया, CH3 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सारे हो गए, ठीक है। तो क्या पॉइंट मिल रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है, जी हां ये रहा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को भी क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे, और जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहां पर है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात एकदम साफ है, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री if all straight lines that can be drawn through the center of the molecule meet the identical atoms at the same distance from the center। तो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, अगर हां तो फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लिस्ट में अगला नंबर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है भाई, पहले मैं आपको बता देता हूं बनाकर, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखो भाई, CH3, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे भी CH3, ठीक है। अब यहां पर जो मेन मुद्दा है वो क्या है, देखिए सपोज मैं यहां से एक बॉन्ड के थ्रू एक एक्सिस पास कर रहा हूं, ठीक है, एक एक्सिस मैंने पास की, और अब इस एक्सिस को मैं रोटेट कर रहा हूं थ्रू अ सर्टेन एंगल, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से मैंने इसे रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जो कि पहले जैसा ही था। तो अगर ऐसी चीज वहां पर होती है तो आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ये क्या है, ये एक एक्सिस है सिमेट्री की। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रही है इसे देखने में, समझने में, तो इसे मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं। ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यदि आप यहां से इसे रोटेट भी करते हैं तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिला, तो आप ये समझेंगे कि भैया हमारा काम तो हो गया, सेम मॉलिक्यूल मिल गया, यही है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसा ही जांच कुछ और मॉलिक्यूल के साथ करके देखते हैं। काफी ज्यादा सिमेट्री होनी चाहिए नो डाउट उस मॉलिक्यूल के अंदर। ये रहा, ठीक है। अब यहां से एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चाहे आप यहां से पास करिए या फिर आप यहां से पास करिए, आपको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होगा हमेशा हमेशा, ठीक है।
सर्टेन एंगल से हुई होगा वो, राइट। जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होगा हमेशा हमेशा। ध्यान रखना है इस चीज का। एक और एग्जांपल यहां पे लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे बनाते हैं एक एक्सिस। यदि मैं यहां से इस एक्सिस को बनाऊंगा, ठीक है, और इसे यदि मैं रोटेट करवा दूं थ्रू अ सर्टेन एंगल, तो मुझे सेम कंपाउंड एक बार फिर से मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से मुझे सेम कंपाउंड यदि मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि यहां पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब आइए इन पंक्तियों को थोड़ा पढ़ लें और समझ लें कि क्या हम जो आपको बता रहे हैं क्या वो सही है या फिर हम यूं ही आपसे मजाक कर रहे हैं। मजाक तो नहीं कर रहे, ठीक है, चलो। अ कंपाउंड इज सेड टू बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये आप कब कहेंगे? इफ बाय रोटेशन अबाउट एन एप्रोप्रिएट इमेजिनरी एक्सिस, इसकी बात हो रही है रेड में जो है, ठीक है। थ्रू इट द मॉलिक्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेकंड मॉलिक्यूल आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द स्पेस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्री ऑफ एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप इसे कहें, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे रोटेट करिए थ्रू अ सर्टेन एंगल और रोटेट करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा एक सेकंड मॉलिक्यूल जो कि आइडेंटिकल होगा हर एक रिस्पेक्ट में उसके पहले वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। हर एक रिस्पेक्ट, चाहे वो 3D अरेंजमेंट क्यों ना हो, आइडेंटिकल होगा। तभी आप कहेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद है जिसका नाम है क्या? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, और भी एग्जांपल्स देखेंगे नो डाउट, लेकिन तब तक के लिए आप इसे नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करिए और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए यहां पर एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1, 2, 3 ये तीनों में से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? 1, 2, 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। 1, 2, 3 आप यहां पर जो करना है आपको करिए, जैसा करना है करिए, जितना मैंने सिखाया, जो समझ में आया वो पूरा ज्ञान यहां पे लगा दीजिए और मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन से वो कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका आंसर आप कहां बताएंगे? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताएंगे और मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत, ठीक है। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट अभी के अभी वीडियो को पॉज करके आंसर लिखिए। मैं खुद स्वयं वहां पर आकर चेक करूंगा आपके आंसर्स, क्या वो सही है या फिर नहीं। ध्यान रहे टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना। एक बार फटाफट आंसर दे दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। यदि आंसर्स दे दिए हैं तो बढ़ते हैं आगे। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो, नाम से समझ में आ रहा है मिक्सचर मतलब कुछ तो यहां पर एक दो चीज मिलकर कुछ तो बन रहा है ना। तो रेसिमिक का मतलब क्या है, आइए जाने। और मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स, अमोनट्स लिखा है यहां पर ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। A mixture of equal amounts of a pair of enantiomer is called as a racemic mixture. Pair of enantiomer मतलब क्या? D and L, प्लस एंड माइनस, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी, इनका 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं नहीं समझ में आ रहा? अरे यार देखो, कहां गया ये रहा, ये पढ़ा था याद है? डी एल, ठीक है। डी है तो प्लस, एल है तो माइनस। डी मतलब क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। एल मतलब क्या है? लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो ये डी और एल इनका जो मेल होने वाला है यहां पर अगर 50-50% के प्रोपोर्शन में है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि भैया हमारे पास जो कंपाउंड है ये एक रेसिमिक मिक्सचर है। इसके अंदर डी एंड एल ये दोनों इक्वल मात्रा में है, ठीक है। अब देखिए, रेसिमिक मिक्सचर डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सीधी सी बात है भाई, अगर दोनों कंपाउंड्स मतलब डी एंड एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, दोनों के दोनों कंपाउंड इक्वल अमाउंट में वहां पर है, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो अगर दोनों का हम लोग सम कर दे तो वहां पर सीधी लाइन जाएगी, बिल्कुल भी जो पीपीएल है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये वहां पर रोटेट नहीं होगी, क्योंकि इक्वल यहां पर है दोनों के दोनों। मैं आपको बताऊंगा, आपको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है, बिल्कुल भी डरना नहीं। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सीधी सी बात है, जब रोटेट ही नहीं कर रहे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव होगी ही। Because every molecule is a racemic mixture that rotates the plane polarized light, या फिर हम कहेंगे plane of polarization in one direction. There is mirror image molecule that rotates the plane in opposite direction. अगर कोई एक मॉलिक्यूल रोटेट कर भी रहा है तो दूसरा उसका एग्जैक्ट मिरर इमेज होगा, वो उसे अपोजिट डायरेक्शन में कर देगा। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें एक फाइनल आंसर को, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, कोई डेविएशन यहां पर नहीं होगा। As a result, the light emerges from a racemic mixture which is plane of polarization unchanged. मतलब एक लाइन आपको दिखेगी जो कि अनचेंज्ड होगी। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज, यहां पर DL, ये क्या है? DL मिक्सचर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल प्लस एंड माइनस। मतलब कोई पर्टिकुलर कंपाउंड अगर रेसिमिक मिक्सचर के तौर पे होगा तो वहां पे आप देखेंगे प्लस और माइनस लिखा रहेगा। अच्छा, सिर्फ प्लस कब लिखा रहेगा? जब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। सिर्फ माइनस कब लिखा रहेगा? जब वो लिवो रोटेटरी होगा। आइए एग्जांपल के और देखते हैं। देखो, सपोज मेरे पास दो कंपाउंड्स हैं, यहां पर ये है C2H5, यहां पर है CH3, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से, और ये रहा इधर OH और यहां पे H। सिमिलर तरीके से यहां पर भी यही चीज होगी उल्टी, ठीक है। यहां पे क्या है? H है, यहां पे क्या है? OH है, यहां पे क्या है? C2H5 है, और यहां पर क्या है? CH3, ठीक है। अब इसमें से मैं एक यदि मिरर पास कर दूं, ठीक है, मैं एक मिरर पास कर रहा हूं इन दोनों के बीच से, तो मुझे बताइए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? जी हां, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि C2H5 को C2H5 दिख रहा है, OH को OH दिख रहा है, CH3 को CH3 दिख रहा है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ठीक है। और यदि मिरर इमेजेस है तो क्या है? ये एनांशियोमर्स है एक दूसरे के। यस, एनांशियोमर्स है। अच्छा, और साफ कर लेते हैं बात। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्लस, यानी क्या? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है? बोलो। 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है। और यहां पर अगर आ जाए तो इसका नाम है माइनस, ये रहेगा मतलब लिवो रोटेटरी 2-ब्यूटेनॉल। अब मैं क्या कहूंगा, हमारे पास एक थीटा था, बोलो याद है क्या आपको? थीटा, थीटा क्या था? एक और बार बताऊं क्या? देखो, चलो बताते हैं। हमने जब डेक्स्ट्रो लीवो पढ़ा था तब हमने ये थीटा क्या होता है ये भी हमने देखा था, और वो क्या था? ये देखिए, ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू एन एंगल थीटा which is measured in degrees is called as the observed rotation। ठीक है, अब आ जाओ वापस। देखो यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसका जो थीटा है मतलब ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, यह है प्लस 13.8 डिग्रीज का। और अगर इसके बात करें, इसकी ऑब्जर्व रोटेशन की बात करें, तो यह है माइनस 13.5 है ना, 8 है, एक सेकेंड, ये 13.5 है एक्चुअली, 13.5 डिग्रीज है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यदि ये दोनों मॉलिक्यूल्स को मैं मिला देता हूं तो मेरे पास तैयार हो जाएगा क्या? इन दोनों को मिलाकर एक रेसिमिक मिक्सचर, एक रेसिमिक मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और यही जो मिक्सचर होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज कर देगा,
एक माइनस 13.5 डिग्री से डेविएट कर रहा है, तो यहां पर ये प्लस 13.5 डिग्री से उसे खारिज कर देगा। और फाइनली अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये यहां पर बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, यहां पर बिल्कुल भी ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखेगी रिजल्ट में, और एक सीधी लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, तो यदि आपको सीधी लाइन दिख रही है तो सीधी सी बात है रेसिमिक मिक्सचर वो है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? बिकॉज फॉर एवरी मॉलिक्यूल इन अ रेसिमिक मिक्सचर that rotates the plane of polarization in one direction, there is another image। उसका भाई वहां पर खड़ा होता है, उसका दुश्मन कह लो भाई, अरे यार ये तो क्या भाई को दुश्मन कह दिया सर आप, नहीं नहीं ठीक है, भाई नहीं दुश्मन, दुश्मन कह लो, दुश्मन सही शब्द है। तो दुश्मन दूसरी तरफ रहेगा जो कि उसे उल्टा रोटेट कर देगा, और फाइनली आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डीएल मिक्सचर रिप्रेजेंट बाय प्लस एंड माइनस। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस से, इसे कर रहे हैं माइनस से। तो इस अगर मिक्सचर हमारे पास में है तो हम लोग उसे प्लस एंड माइनस इस सिंबल से और डीएल मिक्सचर से डिनोट करेंगे। इसे यहां पर लिख देता हूं मैं भाई, डी और ये है एल। ठीक है, तो आई होप आपको रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है अब थोड़ा सा समझ में जरूर आने लगा होगा। यदि नहीं आया अभी तक, वीडियो को पीछे करिए, वापस से एक बार देखिए, सब समझ में आ जाएगा एकदम साफ साफ। और यदि समझ में आ चुका है तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कई बार एग्जाम्स में हमें यह सवाल पूछा जाता है कि आप हमें बताइए गिवन रेसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल प्यूरिटी किस तरीके से बताएंगे, क्या है हमारे कंपाउंड की ऑप्टिकल प्यूरिटी। तो ये आप कैसे बताएंगे? तो सिंपल, एकदम सिंपल, यहां पर एक फॉर्मूला है इसका, जिससे कि आप आसानी से कुछ 4-5 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए भाई, ऑप्टिकल प्यूरिटी यहां पर है, ओपी हम इसे कहते हैं। ऑप्टिकल प्यूरिटी एक्सप्लेन हाउ मच वन एनांटियोमर इज प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यदि आपके पास एक रेसिमिक मिक्सचर है और उसमें से कोई एक एनांटियोमर थोड़ा सा एक्सेस में है, यदि एक एनांटियोमर थोड़ा सा एक्सेस में है, तो आप बताएंगे कि ऑप्टिकल प्यूरिटी क्या है। कैसे बताएंगे? आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करेंगे। आप यहां पर एनांटियोमेरिक एक्सेस बताएंगे किस तरीके से? ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर मिक्सचर। प्योर मिक्सचर याद रखना है, प्योर मिक्सचर, प्योर मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा आप उसे डिवाइड कर देंगे किससे? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ठीक है, और इनटू 100 कर देंगे, बात खत्म। एग्जाम्पल लेते हैं, The observed rotation of plus ग्लिसरॉल्डिहाइड यहां पर दिया है इन्होंने 8.7। अब मैंने आपको यह बताया था कि भैया यहां पर होना चाहिए एक जो कि प्योर मिक्सचर है, ठीक है, और एक यहां पे ऑब्जर्व रोटेशन होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो यहां पर 8.7 जो इन्होंने दिया ये मात्र प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, मतलब प्योर मिक्सचर का ये लोग ऑप्टिकल रोटेशन आपको बता रहे हैं कि 8.7 डिग्री है। ठीक है, अब अच्छा इसे मार्क कर देते हैं भाई, ये क्या है? ये हमारा प्योर का रोटेशन है। इफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर ग्लिसरॉल्डिहाइड प्लस वाला एंड माइनस वाला इज 1.4 डिग्रीज का। ठीक है, ये क्या है? ये है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब यह है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन का है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट एज प्लस एनांटियोमर। ये कह रहे हैं कि प्लस एनांटियोमर का कितना है। देखो गड़बड़ तो यहां पे है, 1.4 का गड़बड़ यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये 1.4 की जो गड़बड़ है वो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में इक्वल अमाउंट में हमें मिल जाएगा कि भैया कितना प्लस वाला है और कितना माइनस वाला। फिर वो प्लस वाला हम लोग उठाएंगे और गड़बड़ वाले में ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना है। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो ऑप्टिकल प्यूरिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास में है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन हमने लिखा 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर क्या है? प्योर वाला। ये देखो प्योर मिक्सचर बोला था इन्होंने, प्योर मिक्सचर, जी हां प्योर मिक्सचर का है 8.7। सॉल्व किया तो आ गया 16%। अब हमने क्या किया? अमाउंट ऑफ ऑप्टिकली इंप्योर, जो ऑप्टिकली इंप्योर था वो कितना था? 84, 100 माइनस 16, 84,
मतलब इस 84% ये क्या है, रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब प्लस और माइनस का मिक्सचर, ठीक है। तो वो हो गया 84%। अब क्योंकि ये आधे आधे होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर में हमने क्या पढ़ा, हाफ इतना होगा प्लस वाला और हाफ माइनस वाला होगा। तो 84 को यदि मैं आधा कर दूं तो आ गया 42। तो 42% यहां पे प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है और 42% यहां पे माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और साथ ही में हमें यह पता है कि 16% प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑलरेडी एक्सेस में है, एनांटियोमेरिक एक्सेस में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इन्होंने पूछा है कि टोटल बताइए, तो हम क्या करेंगे, 42 जो कि है रेसिमिक मिक्सचर में और 16 जो कि एडिशनल है, एनांटियोमेरिक एक्सेस है, वो 16 को ऐड कर देंगे, आ गया 58%। 58% आपका यहां पर क्या है, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है और बचा हुआ 42%, 42% यहां पे क्या है, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो आंसर हमारे पास है व्हाट परसेंट ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड प्रेजेंट एज प्लस एनांटियोमर, तो यहां पे है 58%। दिस इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? अगर हां तो एक बार फटाफट इस क्वेश्चन को देख लो, इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। मात्र एक यहां पर छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, सारी चीजें आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें से आपको बस ये पता करना है कि प्योर वाला कौन सा है और ऑब्जर्व रोटेशन कौन सा है, दैट्स इट। उसके बाद में सारी चीजें आसान है, एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट चीज जो हमें जाननी है वो है आर एंड एस नोमेनक्लेचर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए, आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज डिवाइस्ड बाय कॉर्न, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। सीआईपी रूल हम इसे कह सकते हैं, सीआईडी नहीं, सीआईपी। बिकॉज enantiomers are two different compounds, we need to distinguish by name. By name इन दोनों different compounds को हम कैसे कहेंगे, तो यहां पर हम लोग R और S nomenclature वहां पे लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे देखेंगे एक एक करके, लेकिन उसके पहले दिस इज डन बाय एडिंग प्रीफिक्स R and S to IUPAC name of the enantiomer, ठीक है। R and S configuration is decided by the given following set of rules। अब एक एक करके हम सारे रूल्स को देखेंगे। सबसे पहला रूल है assign priorities of all four groups attached to the chiral center। कायरल सेंटर को जो चार अलग अलग विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स लगे हुए हैं उन्हें प्रायोरिटी दे, उन्हें नंबरिंग दे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप, यानी वो जो ग्रुप है उसका जो पहला एटम है उसके एटॉमिक वेट के ऊपर से आप प्रायोरिटी वहां पर चूज करेंगे। यदि पहला एटम दो जगह सेम है तो आप सेकंड पे जाइए, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा ब्रोमीन, ठीक है। अगर आपने कभी पीरियोडिक टेबल जीवन में देखा होगा तो आपको शायद पता होगा, यदि नहीं देखा है तो आइए मैं आपको बताता हूं पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल यहां पर है, आप देखिए ध्यान से। पीरियोडिक टेबल में ये रहा हैलोजन फैमिली, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हैलोजन फैमिली देखो कहां है, ये रही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ठीक है। अब हैलोजन फैमिली की यदि हम बात करें, ठीक है, तो हैलोजन फैमिली में सबसे ज्यादा भारी जिसे हम कहेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, ये कौन है? यहां पर एसिटाइन है, उसके बाद में आयोडीन है, फिर है ब्रोमीन। अभी जो हमने यहां पर कंपाउंड बनाया है वहां पर हमने देखा है कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो पहला नंबर हम किसे देंगे? सीधी सी बात है, ब्रोमीन, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है तो यहां पर 35 लिखा हुआ है, तो पहला नंबर हम ब्रोमीन को देंगे, उसके बाद में दूसरा नंबर हम क्लोरीन को देंगे और तीसरा नंबर हम लोग फ्लोरीन को देंगे और लास्ट में हम लोग देंगे हाइड्रोजन को, जिसका है 1। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर फ्लोरीन था, क्या नंबरिंग 1 नंबर किसका था बोलो? 1 नंबर था हमारे ब्रोमीन का, इसे लिखेंगे 1। 2 नंबर था हमारा क्लोरीन, इसे लिखेंगे 2। 3 नंबर था फ्लोरीन, इसे लिखेंगे 3 और 4 नंबर हाइड्रोजन, इसे लिखेंगे 4। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, आपको नंबरिंग देनी है। और दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल ऑफ दिस आरएस नोमेनक्लेचर। इसे ध्यान से देखें, इसे ध्यान से नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि सीआईपी रूल भी हम लोग इसे कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर आपके पास
जो पहला प्रायोरिटी डिसाइड करने वाला जो एटम है ये सेम हो, तब आप क्या करेंगे? देखिए, इफ एटॉमिक वेट ऑफ द फर्स्ट एटम इज सेम, दोनों तरफ कार्बन कार्बन लगा है यदि, है ना, तो क्या करेंगे? देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ नेक्स्ट एटम, उसके अगले एटम पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पे देखिए यहां भी CH2 है और यहां भी CH2 मौजूद है, दोनों तरफ CH2 है, बात यहां पे बिगड़ गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि भैया सेकंड है ना, ये तो फर्स्ट था, सेकंड कौन सा एटम अटैच्ड है? तो सेकंड में यहां पर है क्लोरीन और यहां पर है OH, ठीक है, तो क्लोरीन है और OH है, तो इसके हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक वेट ज्यादा है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एटॉमिक वेट क्लोरीन का ज्यादा है, तो इसीलिए क्लोरीन पहले और OH बाद में। सिंपल है। तो यहां पर मैंने एक सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज को आपने याद करना है, मतलब चलो याद करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार रेफर जरूर कर लेना है। इस अकॉर्डिंग आपको वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है गिवन अटैच्ड ग्रुप्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू असाइन अ प्रायोरिटी टू एन एटम दैट इज पार्ट ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, दैट मल्टीपल बॉन्ड, यहां पे आएगा क्या? दैट मल्टीपल बॉन्ड, that multiple bonded atom as an equivalent number of singly bonded atoms। ये क्या कह रहे हैं? देखो, सपोज करना है जैसे यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन को, यहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है ऑक्सीजन को, तो हम लोग यहां पे क्या सोचेंगे? यहां पे इन्होंने कहा है कि आपको इस तरीके से सोचना है, अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन को एक O और यहां पे कार्बन को दूसरा, दो ऑक्सीजन लगे, यहां पे एक ही, लेकिन यहां पर दो ऑक्सीजन लगे हैं, यहां पे एक O और यहां पे एक O, राइट। अब ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ऑलरेडी यहां पे दो लगे हुए हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो चीज है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इसी कारण यहां पर प्रायोरिटी ज्यादा किसको दी है? C डबल बॉन्ड O को एज कंपेयर टू दैट ऑफ CH2OH। यानी ये कार्बन देखा, फिर नेक्स्ट हमने ऑक्सीजन देखा, लेकिन ये कार्बन यदि हम देखते हैं और नेक्स्ट ऑक्सीजन देखते हैं तो यहां पे दो ऑक्सीजन है, एक इधर और एक इधर, इसका कुल मिला के मतलब कुछ इस तरीके से आपको कंसिडर करना है, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, टू असाइन अ प्रायोरिटी टू एन एटम दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड, दैट मल्टीपल बॉन्डेड एटम एज एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगली बॉन्डेड एटम्स, यहां पे आना चाहिए हैज एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ अ सिंगली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर बात है? तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर 1 2 3 नंबरिंग आपने दे दी है और उसके बाद में आपने ये देखा कि 1 2 3 कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, यदि वो क्लॉकवाइज है तो आप उसे R कहेंगे, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आप उसे S कहेंगे। मैं ये क्या कह रहा हूं? देखो, नाउ इफ द फर्स्ट 3 ग्रुप्स रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास में इस तरीके से कुछ है और यहां पे लगा है CH3, यहां पे लगा है Cl, यहां पे है OH और यहां पे हाइड्रोजन। नंबर 1 हम किसे देंगे? नंबर 1 हम देंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी को, मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाईएस्ट है। तो यहां पे क्लोरीन का है, उसके बाद में यहां पे ऑक्सीजन का है, उसके बाद में यहां पर कार्बन का है, तो हमने 1 2 3 और 4 नंबर इसको दे दिया है, 1 2 3। तो अगर हम लोग रोटेट करना चाहे तो यहां पे रोटेशन जो है ये किस प्रकार होगा? रोटेशन यहां पे होगा कुछ इस तरीके से, 1 2 3, कुछ इस तरीके से। तो ये क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब हम इसे कहेंगे कि ये R है। देखो, इफ फर्स्ट 3 ग्रुप्स रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले 3 1 2 एंड 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट हो रहे हैं, देन द कॉन्फिगरेशन इज R, एंड if the first 3 groups rotate in anti-clockwise direction, then the configuration is S। तो फिर configuration क्या होगा? S, provided that the group with the lowest priority, यानी कि 4th group is on vertical line। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो चौथा ग्रुप है ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, बात साफ, ठीक है। कंडीशन क्या है? ये R और S आप दे दीजिए, नो डाउट, लेकिन कंडीशन ये है कि जो चौथा प्रायोरिटी है, यानी जो सबसे लास्ट आ रहा है, वो इस वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए, तभी आप R और S उसे दे सकते हैं। क्लियर बात है? बात समझ में आ रही है? ओके, एक और एग्जांपल देख दूं, देखो,
क्लियर है? 1 नंबर किसे देंगे? क्लोरीन को, 2, 3 एंड 4, ठीक है, इस तरीके से। तो रोटेट यदि कर रहे हैं हम, तो यहां से हो रहा है 1 2 3, तो इस तरीके से हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पे हम देंगे एस। क्या नॉमेनक्लेचर इसका? एस। क्लियर बात है? तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर देना है। याद आपको यह रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी यानी फोर्थ वाला ग्रुप है इज ऑन वर्टिकल लाइन इन 2D स्ट्रक्चर एंड ऑन डैश लाइन इन 3D स्ट्रक्चर। यदि आप यहां पर 2D की बात कर रहे हैं तो ये वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, और यदि आप 3D की बात कर रहे हैं, मतलब क्या, ये देखो, मतलब यदि आपके पास में कुछ इस तरीके से है, 3D में आपने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, राइट, है ना। अब रोटेट करें, पहले नंबरिंग दे देते भाई, नंबरिंग दे दें। यहां पे है 1, यहां पे है 2 और यहां पे है 3, ठीक है, और ये रहा 4th। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपका 2D रिप्रेजेंटेशन है, जो कि ये है, तो आपका जो हाइड्रोजन है या फिर जो आपका फोर्थ वाला ग्रुप है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। यहां पर भी है और यहां पर भी है। यदि है तभी आप इसे R और S दीजिए, वरना नहीं। अब अगर हम 3D की बात करें तो 3D में जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये डैश लाइन पे होना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं कि 3D में डैश लाइन पे होना चाहिए, मतलब ये डैश वाली जो लाइन है इस पे फोर्थ ग्रुप यदि है तो आप शांति से उसे R या S नॉमेनक्लेचर दे दीजिए। और आप किस तरीके से देंगे, देखिए 1 2 एंड 3। ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो मैं इसे क्या दूंगा, इसे मैं दूंगा R, ठीक है, यह है R नॉमेनक्लेचर। क्लियर बात है? तो मैंने आपको 2D के एग्जाम्पल बता दिया, 3D के एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है, और जी हां, बाकी सब कुछ आपको क्लियर है। R और S क्या है, किस तरीके से देना है, कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तब हम क्या करेंगे। तो यहां पे देखिए क्या करना है, मैं यहां पर 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले से ही डाल देते हैं हाइड्रोजन को हॉरिजॉन्टल पे, और यहां पे हमारे पास में OH, यहां पे लिखेंगे Cl, यहां पे लिखेंगे हमारे पास Cl, और यहां लिखेंगे OH, और यहां पे हमारा CH3। बेसिक से एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अभी कॉम्प्लिकेट अभी नहीं करूंगा। अब देखो नंबरिंग दे दें, नंबरिंग यदि दे दें तो सबसे पहला आएगा यहां, दूसरा आएगा यहां, तीसरा आएगा यहां, ठीक है। यहां पे नंबरिंग देते हैं, सबसे पहला आएगा यहां, दूसरा आएगा यहां और तीसरा आएगा यहां। फोर्थ नंबर कहां है, इधर। फोर्थ नंबर कहां है, इधर। दोनों के दोनों कहां है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो अगर कभी ऐसा हुआ जैसा यहां हो रहा है जिसमें कि फोर्थ प्रायोरिटी आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूं क्या करना है। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, राइट, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो होना क्या चाहिए था, R, लेकिन होगा क्या, S। उल्टा कर दीजिए, दैट्स इट। यहां देखिए, यहां पे 1 कहां है, इधर, 2 कहां है, यहां, 3 कहां है, यहां। तो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, बोलो, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। होना चाहिए था R, लेकिन चेंज हो जाएगा S में, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या लिखा हुआ है, इफ द ग्रुप विद द लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द फिशर स्ट्रक्चर, यानी कि 2D स्ट्रक्चर में, देन वी टेक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसका अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहां पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना जरूरी होगा, क्योंकि कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें, माइनर बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे पिछले बार हमने देखा कि भैया ये 3D में डैश पे होना चाहिए फोर्थ वाला, और यहां पर वर्टिकल में होना चाहिए, तभी आप R और S इसे तुरंत तुरंत दे देंगे। यदि नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, तब आप जो करेक्ट आंसर आ रहा है उसको अपोजिट कर देंगे। R आ रहा है तो S, और यदि S आ रहा है तो उसको R कर देंगे। ये बात आपको ध्यान रखने के लिए कही गई है, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि आपके पास 3D स्ट्रक्चर में जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला फंक्शन ग्रुप है
ये डैश लाइन पे है तो बात ठीक है, आप आर और एस नोमेनक्लेचर दे दीजिए। लेकिन अगर डैश पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप वहां पर स्विच करेंगे ग्रुप्स को। क्या करेंगे, इफ द फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अदर लाइन देन कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड बाय स्विचिंग ऑफ द फोर्थ ग्रुप। देखिए भाई, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि यदि आपके पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड है CH3 और यहां पर लगा है Cl और यहां पे है आपके पास में हाइड्रोजन और यहां पे है OH। क्लियर है, कुछ इस तरीके से है। जो फोर्थ ग्रुप है, जो कि ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन, हमने ये देखा हुआ है। चलो नंबरिंग देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3 एंड दिस इज फोर्थ। तो फोर्थ वाला यहां पर क्या डैश लाइन पे है, नहीं, तो क्या करेंगे, इसे डैश लाइन पे डालेंगे। तो फिर क्या करेंगे भैया, स्विच कर देंगे। ठीक है, इसे इसके साथ स्विच कर देंगे तो क्या होगा, देखो भाई, हम करेंगे इसे स्विच, और स्विच करने के बाद यहां पर जो आपका नया बना है मामला वो है कि यहां पर OH है, यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन है, यहां पर आपके पास में CH3 है और यहां पर आपके पास में क्या है, क्लोरीन है। अब दे दीजिए नंबरिंग, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, S। तो अगर यहां पे S आ रहा है तो इसके पहले ये होना चाहिए था R। ठीक है, चलो, तो इतनी सी बात है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर 2 एग्जांपल्स हैं, राइट। अब यहां पे आप देखिए, जो डैश है, ना ही इस पे हाइड्रोजन है ना ही इस पे हाइड्रोजन है, मतलब स्विच तो दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए स्विच करके देखते हैं भैया क्या होता है। हम लोग किसे किसे स्विच करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो इन दोनों को स्विच करेंगे और यहां पर क्या करें, इन दोनों को स्विच कर देंगे। ठीक है, देखो भाई, हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है, C2H5 दिया गया है और यहां पर अब जो वेज लाइन है यहां पर आएगा CH3 और जो डैश्ड है यहां पे आएगा हाइड्रोजन, यहां पे है क्या, OH। ठीक है, ओके, दूसरा वाला भी अभी बना लेते हैं। स्विच करेंगे हम लोग और स्विच करने के बाद यहां पे बन रहा है कुछ इस तरीके से, यहां पे है CH3, यहां पे है हाइड्रोजन। अच्छा, स्विच करने के बाद यहां पे आ जाएगा OH और डैश लाइन पे आ जाएगा हाइड्रोजन और जो वेज लाइन है यहां पे क्या आ जाएगा, NH2। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब नंबरिंग दे दीजिए भाई। सबसे पहला नंबरिंग बताइए किसको आएगा, तो यहां पे आएगा OH को नंबर 1, उसके बाद आएगा यहां पे नंबर 2, कार्बन को कार्बन लगा है, यहां पे कार्बन को हाइड्रोजन लगा है तो ये नंबर 3 और नंबर 4। उसके बाद यहां पर अगर देखें तो OH को नंबर 1, उसके बाद NH2 को नंबर 2 और CH3 को नंबर 3 और यहां पे नंबर 4। रोटेट करके देखें तो यहां पे आएगा 1 2 3, कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहां पे आएगा इसका R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो यहां पे 1 2 3, तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका हम लिखेंगे S कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आ गई, ये है R और ये है S। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स हमने देख लिए, इन्हें नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब जब कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, राइट, और 3D स्ट्रक्चर होगा, तब क्या करेंगे, देखिए, इन 3D स्ट्रक्चर लोएस्ट प्रायोरिटी यानी कि फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑन दी डैश लाइन, होना ही चाहिए, डैश लाइन पे होना ही चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता है तो इफ फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन अदर लाइन देन वी टेक अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उल्टा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, जो भी करेक्ट आंसर आया है उसका। साधारण बात है। फॉर एग्जांपल टेक सम स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 3-bromo-2-butanol, तो ये स्टीरियोआइसोमर्स है 3-bromo-2-butanol के। तो आइए देखते हैं यहां पर कॉन्फ़िगरेशंस इनके क्या क्या आने वाले हैं। देखिए भाई, डैश पे है, क्लियर बात है, यहां पर हमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना, नंबरिंग दीजिए, बात खत्म। सबसे पहले नंबरिंग आएगा यहां पर नंबर 1 इसे, नंबर 2 इस लाइन को आएगा, नंबर 2 और बाद में यहां आएगा नंबर 3। ठीक है, 1 2 3, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ये हो गया R। ठीक है, इसके बाद में यहां अगर देखें तो नंबर 1 आएगा ब्रोमीन पे, नंबर 2 आएगा यहां और नंबर 3 आएगा यहां, तो
तो ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी आएगा R। क्लियर बात है? क्लॉकवाइज है, ये भी 1 2 3, ये भी क्लॉकवाइज है, बात खत्म। अच्छा यहां ये, यहां पर हाइड्रोजन ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से है, बोलो तो ऐसा घूमना चाहिए, 1 2 3 क्लॉकवाइज R आएगा। अब यहां पे आएंगे जैसे ही, तो यहां पर जो डैश लाइन है उस पर नहीं है फोर्थ वाला, उस पर तो फर्स्ट वाला है, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर इसके हिसाब से जाए तो यहां पर आ रहा है ये क्लॉकवाइज यानी कि R, लेकिन क्योंकि ये हाइड्रोजन जो यहां पर दिख रहा है ये हाइड्रोजन डैश लाइन पे नहीं है, तो हम लोग यहां पर उल्टा पुल्टा करेंगे, तो यहां पे उल्टा करने के बाद R चेंज हो जाएगा S में, ठीक है? क्योंकि जो लोएस्ट प्रायोरिटी है, जो फोर्थ प्रायोरिटी है, ये यहां पर डैश लाइन पे नहीं है, ठीक है? अब देखो यहां पर भी नहीं है भाई, तो यहां पर हम लोग नंबरिंग देते हैं, तो सबसे पहले बेसिक वाली, तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 3 आएगा, तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आएगा R। लेकिन क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और ये डैश लाइन पे नहीं है, तो अब ये R जो है ये चेंज होकर S हो जाएगा, ठीक है? तो ये R चेंज होकर S हो गया, ये है इस चीज का। क्लियर बात है? नेक्स्ट पे देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट पे यहां अगर देखें तो नंबर 1 आएगा यहां, नंबर 2 आएगा कहां, यहां, नंबर 3 आएगा यहां, ठीक है? तो रोटेट करके देखें तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसके हिसाब से होना चाहिए था R, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वहां पर नहीं है जहां पर होनी चाहिए, मतलब कि डैश लाइन पे, तो इस कारण ये R जो है ये चेंज होके S हो जाएगा। क्या बात आपके खोपड़िया में घुस रही है? आइए एक बार फिर पढ़ लें। इन 3D स्ट्रक्चर द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यानी कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है शुड बी ऑन द डैश लाइन इफ द फोर्थ ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द अदर लाइन, डैश लाइन को छोड़ के कोई भी तमाम लाइन पे यदि वो है, देन वी टेक अपोजिट कॉन्फिगरेशन, हम तुरंत अपोजिट कॉन्फिगरेशन ले लेंगे, जो भी करेक्ट आंसर आ रहा है उसका, ठीक है? जो भी करेक्ट आंसर आ रहा है उसका उल्टा कर दो, बात खत्म, ठीक है? चलिए अब एक बार फटाफट से नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमें यह कहता है कि भैया जल्दी से नेक्स्ट रूल बताइए, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इन 2D फिशर स्ट्रक्चर लोएस्ट प्रायोरिटी फोर्थ ग्रुप शुड बी ऑन दी वर्टिकल लाइन। अभी बात हो रही है जब एक से ज्यादा सेंटर्स हैं तब की, ठीक है? वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, एंड इफ द फोर्थ ग्रुप इज ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन देन वी टेक अपोजिट कॉन्फिगरेशन ऑफ द करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं देखो, आपको समझ में तो आ ही गया होगा, टैलेंटेड तो आप हो ही। तो यहां पर मैं फटाफट से दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इन दोनों फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर देखेंगे क्या सही आंसर होना चाहिए। एक है ये और दूसरा है ये। यहां पर लगाता हूं मैं CH3, यहां पे है OH, यहां पे है हाइड्रोजन, यहां पे लगा देते हैं OH, यहां पे लगा देते हैं CH3 और यहां पे लगा देते हैं हाइड्रोजन। सही है? ठीक है, ओके। यहां पर देखिए इधर OH, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पर लगा देते हैं CH3, यहां पे लगा देते हैं हाइड्रोजन और यहां पे लगा देते हैं CH2OH। क्लियर बात है? ओके। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे प्रायोरिटी दे देंगे भैया नंबरिंग, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एक सेंटर और ये एक सेंटर, दो सेंटर ये रहे और यहां पर एक सेंटर है और यहां पर एक सेंटर हमारे पास मौजूद है, ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, यहां पर चेंज कर देते हैं, दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहां पे C2H5 कर देते हैं, C2H5। ओके, ठीक है। अब देखो भाई नंबरिंग दे दें। सबसे पहला नंबर किसको आएगा? सबसे पहला नंबर आएगा ऑक्सीजन को, नंबर 1। उसके बाद में यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन को लगाए, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन को लगाए, तो नंबर 2 किसको देंगे? इसे देंगे। उसके बाद नंबर 3 जाहिर से बात है यहां होगा और नंबर 4 यहां। क्या जो फोर्थ प्रायोरिटी है ये वर्टिकल लाइन पे है? नहीं, तो क्या करेंगे? यहां पर आप सीधा साधा आंसर जो आपका है इस तरीके से जो रोटेट हो रहा है
क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब आर होना चाहिए था लेकिन शिफ्ट होकर ये एस हो जाएगा, क्योंकि जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ये वर्टिकल लाइन पे ना होकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। क्लियर बात है? ओके, अच्छा आ जाओ यहां पर। अब नंबर 1 हम दे देते हैं इसे, ये रहा नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 तो इस लाइन को ही रहेगा, नंबर 2, उसके बाद यहां पे है नंबर 3 एंड नंबर 4। तो इस पर्टिकुलर सेंटर पर जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी है ये वर्टिकल लाइन पे मौजूद है, तो 1 2 3 ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप मौजूद है। अब आ जाइए यहां पर बात करेंगे यहां पे नंबरिंग की, तो यहां पे आएगा नंबर 1, उसके बाद यहां पर कार्बन को कार्बन लगा है, यहां पे कार्बन को कार्बन लगा है, ओके, तो यहां पे भी कार्बन को कार्बन लगा है, लेकिन ये कार्बन किसी एक ऑक्सीजन को लगा हुआ है, तो हम नंबर 2 इसे देंगे, नंबर 3 इसे देंगे और नंबर 4 हम किसे देंगे? नंबर 4 कहां है? 1 2 3 एंड 4। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहां है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर नंबरिंग आना चाहिए था आर, लेकिन चेंज हो जाएगा एस में। क्या बात समझ में आ रही है? आर चेंजेस टू एस। अब आ जाइए यहां पर फिर से वही चीज दोहरा रहे हैं, कार्बन कार्बन को ऑक्सीजन, कार्बन यहां पे कार्बन लगा है, यहां पे भी कार्बन को ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। तो अब नंबरिंग हम लोग देंगे, देखो यहां पे कार्बन को एक कार्बन, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन लगा है, यहां पे कार्बन को मात्र एक ऑक्सीजन लगा है, तो हम लोग जो नंबर 1 है वो किसे देंगे? इसे देंगे नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 कहां आएगा? नंबर 2 यहां, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन लगा है, नंबर 3 यहां पर एंड नंबर 4। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो हम यहां पे खेल उल्टा पुल्टा कर देंगे। 1 2 3 कुछ इस तरीके से होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, होना चाहिए था एस लेकिन चेंज होकर क्या हो जाएगा? आर। तो इस तरीके से यदि आपके पास 2D स्ट्रक्चर में दो कायरल सेंटर्स हैं या फिर आप कहो दो सेंटर्स हैं, राइट, तो आप किस तरीके से यहां पर आरएस नोमेनक्लेचर देंगे? आप यहां पर देखेंगे कि क्या आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, यदि है तो बस वैसा का वैसा नाम लिख दो जैसा हमने यहां पर लिखा। कहां गया? ये रहा, ठीक है। अगर नहीं है फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो आप क्या कर रहे थे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो क्या कर रहे थे? तो चेंज कर रहे थे उसे, मतलब अगर आर है तो एस, एस है तो आर, यदि वर्टिकल लाइन पे है तो वैसा का वैसा। क्या बात समझ में आ गई? अगर ये छोटी सी बात आपके खोपड़िया में घुस चुकी है तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। काफी दे दिए सॉल्यूशन, अब देते हैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंडिकेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहां पे कायरल सेंटर है 1 2 3 4 और आपको बताना है कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मतलब आर है या एस है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करिए फटाफट। टाइम दे रहा हूं आपको 1-2 मिनट का, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाय द टाइम, जब तक मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देना है और नो डाउट टाइम स्टैम्प वहां पे जरूर मेंशन करिए ताकि मैं आपके आंसर्स को स्वयं जाकर अच्छे तरीके से चेक कर पाऊं, ठीक है। तो चलिए करिए सॉल्व फटाफट। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, 1-2 मिनट से ज्यादा यहां पर नहीं लगने चाहिए। करिए स्टार्ट, वीडियो को पॉज करिए और स्टार्ट करिए। चलिए यदि सॉल्व हो चुका है तो आइए हम लोग करते हैं इसे अब सॉल्व। सबसे पहले हम देंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग यदि हम देना स्टार्ट करें तो नंबर 1 आएगा इसे, नंबर 2 आएगा यहां और नंबर 3 आएगा यहां, नंबर 4 आएगा यहां। ओ नो, नंबर 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल पे नहीं है, तो क्या हमें यहां पर चेंज करना पड़ेगा? जी हां, कहानी यहां पर चेंज होगी। 1 से 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो यहां पे आर होना तो चाहिए था लेकिन ये हो जाएगा एस। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ, नंबर 1 देंगे यहां, नंबर 2 कार्बन को लगा कार्बन, कार्बन को लगा ऑक्सीजन, तो नंबर 2 देंगे यहां, नंबर 3 देंगे यहां, नंबर 4 होगा हाइड्रोजन। तो अगर यहां पर हाइड्रोजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है, फिर से एक बार चेंज होगा, तो नंबर 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, तो ऐसा घूम रहा है, मतलब उल्टा एस चेंजेस टू आर, ठीक है। तो इसका है एस, इसका है आर। नेक्स्ट यहां पे आ जाए तो यहां पर आप देखेंगे सब जगह पे कार्बन लगे हुए हैं, लेकिन कार्बन को यहां पे 2 कार्बन और लगे, यहां कार्बन को 1 कार्बन लगा, यहां मात्र 1 कार्बन है, लेकिन यहां पर कार्बन को ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम लोग नंबर 1 किसे देंगे? नंबर 1 देंगे यहां। नेक्स्ट
कार्बन को एक ही कार्बन लगा, यहां पे कार्बन को 2 कार्बन लगे हैं, तो नंबर 2 हम देंगे यहां, नंबर 3 होगा यहां, नंबर 4 होगा यहां। नंबर 4 वर्टिकल लाइन पे है, बात एकदम साफ है, सीधा सीधा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, तो यहां पे आएगा एस, कोई चेंज नहीं करना, वर्टिकल लाइन पे है 4th वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली हाइड्रोजन होने वाली है, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये डैश पर नहीं है, तो हमें स्विच करने की जरूरत यहां पे पड़ेगी, जो स्विच कर देते हैं इन दोनों को। जैसे ही स्विच हम लोग करते हैं, तो अब हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर है CH3, यहां पर होगा OH, यहां पर होगा आपका C2H5 और यहां पर होगा आपका हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी पे। अब नंबरिंग दे दें, देखो भाई नंबरिंग देते हैं, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा, ठीक है। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम लिखेंगे S। तो इसका क्या आ गया आंसर? S। तो आंसर्स आपके चेक कर लेना है, SRSSABCD आंसर्स इसके इस तरीके से आने वाले हैं, तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, आप इसे अपने नोट्स में नोट बनाकर लिखेंगे, ठीक है। पहला है आइडेंटिकल कंपाउंड्स हैविंग द सेम R and S designations at every chiral centers। ये क्या कह रहे हैं? Identical compounds have the same R and S designation at every chiral centers, यानी यदि आपके पास 2 आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, तो वहां पर सेम R और S नोमेनक्लेचर इनका होगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है enantiomers have exactly opposite R and S designations। जो enantiomers होते हैं एक दूसरे के, इनके जो R और S कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये अपोजिट होते हैं। यदि यहां पर R है तो यहां पर S होगा उसके एनांशियोमर में, यहां S है तो यहां पे R होगा, अपोजिट होंगे, ये याद रखना है। डायस्टीरियोमर्स हैव सेम R and S डेजिग्नेशंस। अब बात अगर डायस्टीरियोमर्स की करें तो यहां पे R और S जो होंगे ये सेम होंगे फॉर एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर एंड अपोजिट फॉर एटलीस्ट 1 ऑफ द अदर कायरल सेंटर, ठीक है। एक जगह पर तो यहां पर सेम होगा ही होगा और एक जगह पे यहां पे अपोजिट होगा ही होगा। तो ये 3 चीज आपने यहां पर ध्यान रखनी है, इसे नोट में लिख देनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बहुत है, यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन आपको गोल घुमाकर, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यही चीज जो हमने यहां पर सीखी, आइए उसे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखिए नंबरिंग दे दीजिए सबसे पहले। अच्छा, नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं, यहां पे S R और S दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आइडेंटिकल कंपाउंड्स होते हैं हैव सेम R and S, ठीक है। तो मतलब जो यहां पे फर्स्ट कंपाउंड है और सेकंड कंपाउंड है, क्या ये आइडेंटिकल है? देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, CH3 CH3, NH2 NH2 आइडेंटिकल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? 1 and 3 आर होमोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां पे नोट कर लेना है 1 and 3 ये क्या है? एक दूसरे के होमोमर्स, सेम है ना, या फिर हम कहेंगे आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है भाई, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट यहां पे S है और ये क्या है? यहां पे R। तो इन्होंने क्या कहा था? enantiomers have exactly opposite R and S designations। मतलब जो यहां पर आपके पास में फर्स्ट और सेकंड है, ये क्या है? enantiomers है। और साथ ही में अगर हम बात थर्ड और सेकंड की करें तो ये भी आपस में क्या है? enantiomers है। सेकंड एंड थर्ड ये क्या है? enantiomers है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट में मैंने आपको ये जो 3 लाइन लिखी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप डायरेक्टली यहां पे ज्यादा दिक्कत में ना पड़ते हुए आप बता सकते हैं कि कौन यहां पे आइडेंटिकल है, कौन एनांशियोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रूल ये कह रहा है कि इफ द ग्रुप्स अटैच टू द बोथ कायरल सेंटर्स आर सेम। मतलब ये क्या कह रहे हैं? देखिए हमारे पास यहां पर एक फिशर प्रोजेक्शन है, इसे मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास में 2 कायरल सेंटर्स हैं और दोनों कायरल सेंटर से लगे हुए जो ग्रुप्स हैं ये सेम हैं,
समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे भी CH3 होगा तो यहां पर भी CH3 लिख लेते हैं, यहां पर H है तो यहां पर भी H है। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो दो स्टीरियो सेंटर्स हैं आर सेम, मतलब ये जो दोनों स्टीरियो सेंटर्स या फिर आप कहेंगे कायरल सेंटर्स, नॉट स्टीरियो सेंटर्स, यहां कायरल सेंटर्स कहेंगे, both chiral centers are same and both chiral centers have opposite configuration। अच्छा, तो कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं भाई। यहां पर देखो क्या अपोजिट आ रहा है, यहां पर देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। R होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो आएगा S। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इस तरीके से, ये इस तरीके से घूम रहा है, मतलब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो S होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फोर्थ वाला, तो ये हो जाएगा R। ठीक है, तो अब क्योंकि यहां पर दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट है, तो बात यहां पे इनकी एकदम सिद्ध हो रही है कि ये कह रहे हैं कि हैव अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, देन द ऑब्जर्व्ड रोटेशन यानी कि जो थीटा है ऑफ सच कंपाउंड्स बिकम 0। और यदि थीटा 0 है तो ये कंसिडर करेंगे हम मीजो कंपाउंड्स में। मीजो कंपाउंड्स क्या थे, मैंने आपको कहा था कि यदि आप यहां से एक प्लेन पास करेंगे, ठीक है, यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, तो यहां पर मिरर इमेजेस बनती है, और यदि मिरर इमेजेस बनती है तो वो ऑप्टिकली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, और वो मीजो कंपाउंड्स होंगे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है मीजो कंपाउंड का। किसका एग्जाम्पल है, मीजो कंपाउंड का। एक और एग्जाम्पल देखना, देखो भाई, अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, देखो ध्यान देना है, यहां पे है OH, यहां पे है OH, यहां पे है CH3, तो यहां पे है CH3, और यहां पे क्या है H, यहां पे है H। ठीक है, नंबरिंग दे देते हैं भाई, नंबरिंग, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। ठीक है, इस तरीके से घूम रहा है। R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ये हो जाएगा S। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखिए, इधर है 1, ठीक है, यहां पे है 2 और यहां पे है 3। इस तरीके से हो रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज, यानी R होना चाहिए था, है ना, R होना चाहिए था क्लॉकवाइज, क्योंकि घूम रहा है, R होना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R से S में। तो दोनों S है, ये भी S है, ये भी S है, तो क्या आप इसे मीजो कंपाउंड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है। ये मीजो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, लेकिन उसके पहले ये आप फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब अभी तक हमने जो देखा उसमें हमें यह पता चल गया था कि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब मीजो कंपाउंड जो है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच में से अगर मैं एक प्लेन पास करूं तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नजर आते हैं, राइट। ठीक है, अब देखो मीजो कंपाउंड, ये लोग क्या कह रहे हैं, मिरर इमेजेस। यदि कोई पर्टिकुलर मीजो कंपाउंड आपके पास है और आप उसका एक मिरर इमेज तैयार करते हैं तो क्या होगा, इनैंशियोमर्स, ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स नहीं होते, ये एक दूसरे को आइडेंटिकल होते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये देखें, हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पे है CH3, यहां पर CH3 और दो यहां पर हम कहेंगे सेंटर्स, कायरल सेंटर्स मौजूद है, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज यदि मैं बनाना चाहूं, देखिए इसका एक मिरर इमेज हम लोग बनाएंगे और फिर देखेंगे। मिरर इमेज मतलब क्या, देखो पूरा टू द पॉइंट कॉपी कर लो पहले तो। यहां पे है CH3 और यहां पे है CH3, ठीक है, 1 और 2, क्लियर है। यहां पे क्या है, Cl है, यहां पे क्या है, Cl है। इस Cl को Cl दिख रहा है, इस Cl को Cl दिखेगा, इस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन और उस हाइड्रोजन को भी हाइड्रोजन नजर आएगा, क्लियर बात। ठीक है, अब देखो ये है कार्बन नंबर 2 और ये है कार्बन नंबर 3, ठीक है, यहां पर ये भी है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3।
ये मीजो कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है। अब आप कहेंगे कि आइडेंटिकल कैसे है, मैं आपको बताता हूं। इस कंपाउंड को ऐसे पकड़ो और ऐसा उल्टा घुमा दो। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ऐसे पकड़ो और इसे उल्टा घुमा दो। जैसे आप उल्टा घुमाएंगे तो ये जो क्लोरीन यहां पे आपको नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो क्लोरीन आपको नजर आ रहा है ये घूम कर यहां आ जाएगा और ये क्लोरीन घूम कर यहां आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? राइट। अब जैसे ही ये घूम कर क्लोरीन यहां आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल इसके जैसे दिखने लगेगा। बोलो यस, दिखने लगेगा। मतलब ये दोनों क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए। क्या ये एक दूसरे के इनैंशियोमर्स है? नहीं। इनैंशियोमर मतलब क्या था? मिरर इमेजेस है भैया एक दूसरे के, वो तो है ही, लेकिन सुपर इंपोज भी नहीं होंगे। सुपर इंपोज भी नहीं हो रहे तो देखने से तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये इनैंशियोमर हो सकते हैं, लेकिन ये इनैंशियोमर भी नहीं है। ये इनैंशियोमर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अरे भैया इसे जब हम उल्टा करके देख रहे हैं तो सिमिलर इसके जैसा मॉलिक्यूल तैयार हो जा रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो मिरर इमेजेस होंगे किसी भी मीजो कंपाउंड के, कोई भी तमाम मीजो कंपाउंड आप ले आइए और उसके मिरर इमेज बनाकर दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको ऐसा लगेगा जरूर कि ये इनैंशियोमर होने चाहिए, लेकिन वो इनैंशियोमर नहीं होते, वो एक दूसरे को आइडेंटिकल होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो दोनों को देखिए एक बार फटाफट इसे नोट करिए। बात यहां पर जो नोट करने लायक है वो है कि ये इनैंशियोमर नहीं होंगे। दे आर नॉट इनैंशियोमर्स बट दे आर आइडेंटिकल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम कर रहे हैं मीजो कंपाउंड्स की बात। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसे नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा सर आपकी आवाज इतनी सुरीली कैसे हो गई? तो सुरीली नहीं हुई है नालायक, मेरी आवाज बैठ चुकी है। ठीक है, तो आवाज सुरीली नहीं हुई है, लग रही है सुरीली लेकिन है नहीं। नाक बंद है, गला खराब है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। आइए देखें नेक्स्ट। यहां पर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एक मीजो कंपाउंड यहां पर मैं बना रहा हूं। यहां पर है CH3, यहां पर है CH3 और यहां पर लगा है CH3। ठीक है, इसी का एक मिरर इमेज यहां पर बनाते हैं। देखिए कोई अलग कलर से करते हैं, मेरी मिरर इमेज को अलग कलर बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो यहां पर है अपना बेंजीन रिंग, काफी बड़ा बेंजीन रिंग हो गया ये तो, 6 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन रिंग तो नहीं। ठीक है, तो यहां पर है इस तरीके से CH3 और यहां पर होगा CH3 और यहां पर होगा CH3। ठीक है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लग रहे हैं कि भैया इनैंशियोमर्स होंगे, लेकिन नहीं है। ये क्या है? ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है। कैसे? देखो ये CH3 और ये CH3 कहां है? बिलो दी प्लेन है, राइट? बिलो दी प्लेन है। ये CH3 और ये CH3 अबव दी प्लेन है। ये CH3 कहां है? अबव है और ये बिलो है। अच्छा, कंपेयर करना है इस चीज को। ये दोनों CH3 पहले कहां थे? प्लेन के पीछे। ठीक है, अब अगर मैं इसे, ये देखो प्लेन के पीछे है ये, अब अगर मैं इसे उठा के ऐसे घुमा के रख दूं तो ये प्लेन के आगे आ गए। मैंने रोटेट किया बाय अ सर्टेन एंगल, ये प्लेन के आगे आ गए। अब ये प्लेन के आगे आ चुके हैं दोनों CH3, तो क्या इस मॉलिक्यूल के जैसे नजर आएंगे? शक हो रहा है? क्लियर करता हूं। यहां पर आप CH3 देखें, ये प्लेन के आगे है। ठीक है, ये प्लेन के आगे है। अब जैसे ही मैं इसे उठाकर 180 से रोटेट कर दूं, तो मैंने रोटेट कर दिया तो ये क्या हो गया? प्लेन के पीछे हो गया। ये देखो प्लेन के पीछे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स इनैंशियोमर नहीं है एक दूसरे के, ये आइडेंटिकल है एक दूसरे को। बस आपको यहां पर इसे रोटेट करना है, ये इसी की तरह होगा, सुपर इंपोज भी हो जाएगा। इनैंशियोमर मतलब हम लोग क्या देख रहे थे कि भैया मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन सुपर इंपोज नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर। ये मिरर इमेजेस तो जरूर है, लेकिन ये सुपर इंपोज होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कब? रोटेट करने के बाद। ऐसा का ऐसा उठाओगे तो नहीं, रोटेट करने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रहे हैं। और एक बात जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको पीछे के स्लाइड पे बताई थी कि मिरर इमेजेस ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर नॉट इनैंशियोमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं
ये इनैंशियोमर्स नहीं होते। बच्चे अक्सर यहां पर गलती करके आ जाते हैं क्योंकि गड़बड़ में ऐसा लगता है कि ओ हो इतना इजी क्वेश्चन मिल गया, अब तो मेरे 4 मार्क्स पक्के। लेकिन नहीं, वो जितना इजी होता है एक्चुअली उतना ही इजी होता है। लेकिन आपको दिमाग में ये ध्यान रखना होगा, चौकन्ना रहना होगा एग्जाम में हर एक सेकंड में कि भैया कोई भी गलती ना हो। और वो गलती कब नहीं होगी, जब आप मैं जो सिखा रहा हूं उसे बराबर तभी नोट करेंगे, उसे याद करेंगे, सही टाइम पे उसका रिवीजन करेंगे और मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ चलिए, इसे फटाफट नोट करिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप ऑप्टिकल आइसोमर्स बना कर देखेंगे तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। आइए मैं आपको उन ट्रिक्स से वाकिफ करवाता हूं। एकदम इजी है, 2-3 चीजें हैं जो आपको बेसिकली याद रखनी होगी। अब याद रखनी भी जरूरी नहीं है, आप सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने बेहतर तरीके से वो याद होते रहेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो सारे प्रॉब्लमों की एक ही जड़ है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा बार आप उन फॉर्मूलेज का यूज करेंगे, और जितने बार आप उस फॉर्मूले का यूज करेंगे उतने बार आप उसे पन्नों पर लिखेंगे, और जितने बार आप उसे पन्नों पर लिखेंगे उतने ही बार आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो छपता जाएगा और छपता जाएगा। जैसे ही ये छप गया एक बार परमानेंटली वहां पर रह जाएगा और आपके मार्क्स कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, चलिए आइए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसके 3 बेसिक रूल्स हैं, वो तीनों के दिनों में आपको बताऊंगा, और उनके जो ट्रिक्स है, क्या फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास में ये एग्जांपल है और यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन था जो कि अगर मॉलिक्यूल के बीच से जाता है, पास करता है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल कट हो रहा है 2 इक्वल हाफ में, ये एकदम सेम होंगे, डिट्टो कॉपी होंगे। ठीक है, तो क्या अगर मैं यहां पर प्लेन इस तरीके से पास कर रहा हूं तो क्या कॉपी हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहां पे OH है, यहां पे ब्रोमीन है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद यहां पर नहीं है। क्लियर बात है? ओके, वेरी नाइस। तो अब अगर हमारे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो हम क्या करें, और उसमें हमें बताना है कि भैया कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होंगे, 2 to the power n। अच्छा भैया, ये n क्या है? ये n मतलब बच्चे होता है आपके पास कितने सेंटर्स मौजूद है, कायरल सेंटर्स कितने मौजूद है आपके मॉलिक्यूल में, वो है n। तो यहां पर 2 है, 1 and 2, तो यहां पर आ जाएगा क्या, 2 to the power 2। कितना हो गया? 2 का स्क्वायर नहीं पता, 4। तो 4 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, तो वो है 4। क्लियर बात है? वही बात आती है कि नंबर ऑफ मीजोफॉर्म अगर पूछा गया तो क्या, तो साफ साफ बता देना 0, क्योंकि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री जब पास नहीं हो रही है तो काहे का मीजो। क्लियर बात है? धीरे धीरे आराम से। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी कि भैया अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे मॉलिक्यूल में मौजूद नहीं है तो किस तरीके से हमें वहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं। क्लियर है? ओके, यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n मतलब नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब आ जाइए, अगर आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तब आप क्या करेंगे। देखिए, इफ कंपाउंड कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, यदि आपके कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एंड उसी के साथ साथ एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि आपके पास जो कायरल सेंटर्स होने चाहिए, अच्छा देखो, एंड कंटेन इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, यदि आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और आपके पास जो कायरल सेंटर्स है ये इवन नंबर है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरीके से इवन नंबर में कायरल सेंटर्स होने चाहिए, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहां पर आप यूज करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स के लिए 2 to the power n-1। कितना फर्क है, यहां पे 2 to the power n था, यहां पे 2 to the power n-1 कर देना है, बस एक कम कर देना है। शर्त यह है कि आपके मॉलिक्यूल से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही होगी और साथ ही में यहां पर जो कायरल सेंटर्स हैं ये इवन नंबर होंगे, यानी 2, 4, 8 और 10 ऐसे इवन नंबर। ठीक है, अच्छा तो क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है? जी हां, बिल्कुल हो रही है। भैया करके बताइए, आइए देखें। यहां से यदि मैं एक प्लेन पास कर दूं तो मुझे ब्रोमीन को ब्रोमीन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नजर आ रहा है, CH3 को CH3 नजर आ रहा है। क्या बात साफ है? ठीक है,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मौजूद है। तो क्या ये कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड है? जी हां, बिल्कुल मीजो कंपाउंड है। कैसे? प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, दोनों आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, मीजो कंपाउंड है। वेरी नाइस। अब देखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। नंबर ऑफ मीजो फॉर्म्स कैसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये अब कंपाउंड एक मीजो कंपाउंड है। यहां पर देखिए, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? प्लेन पास हो रहा है अगर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वहां पर वो मीजो कंपाउंड है। यदि पास नहीं हो रहा है तो मीजो कंपाउंड नहीं है। ऊपर वाला पास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मीजो कंपाउंड कितने थे? 0। यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है तो मीजो कंपाउंड तो होंगे ना कुछ, तो कितने होंगे? देखो, नंबर ऑफ मीजो फॉर्म होंगे 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n तो आपको करना है, और उस n को डिवाइड बाय 2 - 1 कर देना। ठीक है, अब ये क्यों है, ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा भैया ये 2 - 1 क्यों लिखा है। यहां पे सीधा सीधा यहां पे 1 क्यों नहीं लिख दिया 2 - 1 को करके। तो इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 - 1 यहां पे होता है। इसके बाद में टोटल आइसोमर यदि आपको पता करने हैं तो एकदम आसान सी बात है यार, ऊपर का फॉर्मूला नीचे का फॉर्मूला दोनों को ऐड कर दो, बात खत्म। ये टोटल फॉर्मूला भैया आपने ऊपर वाले में क्यों नहीं बताया? भैया यहाँ पे 0 है, मीजो 0 है, तो यही यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव जितने हैं वही उसके टोटल आइसोमर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बार ये सारे फॉर्मूले जो है कितने हैं, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये टोटल वाले को मैं फॉर्मूला नहीं मानता क्योंकि इन्हीं को कॉपी करके यहां पर लिखा गया है, और ये है तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले को आप घोल के फटाफट से पी जाओ, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें पता है कि भैया अगर प्लेन मौजूद है कंपाउंड में तब क्या होगा, अगर प्लेन मौजूद नहीं है तब क्या होगा, प्लेन मौजूद है तब इवन नंबर्स में क्या होगा, और अगर प्लेन मौजूद है और ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं तब क्या होगा। आइए देखते हैं। यहां पर हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं CH3 दोनों तरफ है, यहां पे OH है, यहां Cl है। तो यहां पर एक दिक्कत है जिसे हम अभी ठीक कर लेते हैं, यहां पर OH नहीं Cl होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में है फॉर्मूला, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास में है, और अब इस स्ट्रक्चर में क्या हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हैं भैया? जी हां कर सकते हैं। अगर हम यहां से पास करें तो ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए, क्लोरीन को क्लोरीन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, CH3 को CH3। क्या ये एक मीजो कंपाउंड है? जी हां। क्या इसका मीजो का फॉर्मूला होगा? जी हां। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि खतरनाक सा है, लेकिन नहीं। 2 टू द पावर n - 1 ये तो हमने पहले ही याद कर लिया है, राइट। इसमें से आपको माइनस क्या करना है? इसमें से आपको माइनस करना है 2 टू द पावर n - 1/2। क्या करना है? 2 टू द पावर n - 1/2। दैट्स इट। क्या है ये देखो, 2 टू द पावर n - 1 है, यहां पर भी 2 टू द पावर n - 1 है, यहां पे बस आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है, उतने माइनस कर देने हैं, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब देखो यहां पर कितने हैं, 1 2 3, 3 कायरल सेंटर्स हैं, तो यहां पे n की वैल्यू हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, तो 2 टू द पावर, अच्छा लिख के देखते हैं भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 टू द पावर 3 - 1 मतलब 2 हो गया, माइनस यहां पे लिखेंगे 2 टू द पावर 3 - 1, ये हो गया डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये 2/2 कट हो गया भाई, यहां पे 2 टू द पावर 1 आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा 2 टू द पावर 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 - 2 = 2। क्लियर बात है? 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द पावर 1 2, 4 - 2 = 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ये आपके फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मीजो फॉर्म्स, यदि पता करना हो तो क्या करेंगे? तो एकदम आसान है, 2 टू द पावर n - 1/2 हम लोग कर रहे होंगे। क्लियर बात है? अच्छा, तो अभी तक हम जब टोटल कर रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि जो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है उसका फॉर्मूला प्लस मीजो फॉर्म का फॉर्मूला, ये हम लोग ऐड कर रहे थे। अच्छा, तो यहां पर जो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला ये है, मीजो का ये है। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये और ये एकदम सेम है, अगर मैं इसे यहां पर ऐड करता हूं तो ये एक माइनस 2 टू द पावर n - 1/2 और एक प्लस 2 टू द पावर n - 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में। करके दिखाऊं, देखो ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे तो कितना, 2 टू द पावर n - 1/2, यही ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यही ऐड कर रहे हैं ना,
तो यहां पर प्लस में माइनस में ये दोनों कैंसिल होगा, ये हट जाएगा, बचेगा क्या, बस इतना वाला पार्ट। और यही यहां पर लिखा है टोटल आइसोमर कैसे कैलकुलेट होंगे, 2 to the power n minus 1। क्लियर बात है। तो मैंने 3 बेसिक फॉर्मूले आपको बता दिए हैं कि अगर यदि आपके पास कंपाउंड एक मौजूद है जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, तो आप किस प्रकार से वहां पर टोटल आइसोमर्स या फिर आप कहेंगे टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कैसे पता करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स है, मतलब क्या 1, 3, 5 इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाले फॉर्मूलेज लगाएंगे जो कि सारे के सारे एकदम इजी फॉर्मूलेज हैं। कहीं पर भी कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। यदि एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में ये सारी चीजें घुस चुकी हैं तो एक बार फटाफट इसे नोट करिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे।